अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ मेथड इसको सीपीएम भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके सामने अभी एक कॉलम नज़र आ रहा है जिसका नाम है एक्टिविटी, और उसके साथ वाला जो कॉलम है उसकी जो हेडिंग है वो है एक्टिविटी प्रीडिसेसर। तो इसमें जो एक्टिविटी 1 है उसके आगे डैश है, एक्टिविटी 2 के आगे डैश है। जिनके आगे कोई प्रीडिसेसर नहीं है उसका मतलब ये है कि वो स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, और जो एक्टिविटी 3 है वो एक्टिविटी 1 उसका प्रीडिसेसर है, और एक्टिविटी 4 का भी एक्टिविटी 1 प्रीडिसेसर है। एक्टिविटी 5 का एक्टिविटी 2 प्रीडिसेसर है, और इसी तरह एक्टिविटी 6 के लिए जो प्रीडिसेसर है वो एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 7 के लिए प्रीडिसेसर है 3, और 8 के लिए है 4, 5 और 6। इसी तरह 9 के लिए एक्टिविटी 2 प्रीडिसेसर है। अब इसी के साथ हमने इनके जो टाइम एस्टिमेट्स हैं वो भी लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे 1 से लेके 9 तक जो एक्टिविटीज़ हैं उनके टाइम इस टाइम वाले कॉलम में नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ी बहुत डिटेल आपको भी मैं बताऊंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम आगे टॉपिक के साथ आगे आगे चलेंगे फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अभी हमने इनिशली टाइम को इग्नोर कर देना है, हमने इसका डिपेंडेंसी नेटवर्क बनाना है। डिपेंडेंसी नेटवर्क बनाने के लिए हमें जो ये दो कॉलम हैं जिसमें एक्टिविटी और एक्टिविटी प्रीडिसेसर हैं, इसमें हमें ये पता है कि एक्टिविटी 1 और 2 जो हैं ये इनिशियल एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। और जो एक्टिविटी 3 है वो 1 की कंप्लीशन के बाद स्टार्ट होती है, 4 1 के बाद स्टार्ट होती है, 5 2 के बाद स्टार्ट होती है। इसी तरह जो एक्टिविटी 8 है ये 4 5 6 जब कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर एक्टिविटी 8 स्टार्ट होगी। तो एक्टिविटी 9 जो है वो 2 के बाद स्टार्ट होती है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह के जो काम हैं या इस तरह का जो डाटा है ये किस तरह की प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है, ये मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। जब किसी भी जगह के ऊपर कोई ऑपरेशन, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट स्टार्ट होती है वहाँ पर बेतहाशा एक्टिविटीज़ की जा रही होती हैं। कुछ एक्टिविटीज़ दूसरी एक्टिविटीज़ पर डिपेंड हो रही होती हैं। ठीक है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन के हवाले से। कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपने फ्लोर पॉलिश करना है तो उससे पहले आपको फ्लोर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने छत पर पंखे लगाने हैं तो आपको पहले छत बनानी पड़ेगी। अगर आपने पेंट करना है तो पहले आपको दीवार पर प्लस्तर करना पड़ेगा। तो इस तरह एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, और उसका इसका यूजेज कहाँ करते हैं? इसका यूजेज आमतौर पे बड़े प्रोजेक्ट्स में किया जाता है, जैसे फ्लाईओवर्स बनते हैं या अंडरपासेस बनते हैं, डैम्स बनते हैं, या कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन, लैंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, या कोई इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की जा रही होती है कई जगहों पर। उस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी मैनेजमेंट की जाती है, तो उनमें क्रिटिकल पाथ को फाइंड किया जाता है। अभी हम क्रिटिकल पाथ एंड पे करेंगे। इनिशली हम इसको थोड़ा आपको ज़रा बता दें। जो एक्टिविटी 8 और एक्टिविटी 9 है, एक्टिविटी 8 जो है वो 4 5 6 पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्टिविटी 9 है वो एक्टिविटी 2 पर डिपेंड करती है। ठीक, अब ये 4 5 6 सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट होंगी तो एक्टिविटी 8 स्टार्ट होगी। अब हम इसका एक डिपेंडेंसी नेटवर्क आपको बना के दिखाएंगे, जस्ट कि आपकी एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि नेटवर्क किस तरह के होते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या क्रिटिकल पाथ में जो नेटवर्क्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमने ये देखना है कि जो एक्टिविटी 1 है, एक्टिविटी 1 से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पर 1 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एक्टिविटी 2 है वो भी स्टार्टिंग एक्टिविटी है, वो भी किसी और एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करती। एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 ये दोनों जो हैं ये इनके प्रीडिसेसर कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे डैश डैश लगे हुए हैं, इसका मतलब इनके प्रीडिसेसर कोई नहीं है। फिर इसके बाद एक्टिविटी 3 है और 4 है, ये दोनों 1 पर डिपेंड करते हैं। तो हम इनका जो डायग्राम है वो इस तरह से बना देते हैं। 3 और 4, ठीक,
3 जो है वो 1 पर डिपेंड करती है, 4 भी 1 पर डिपेंड करती है। ठीक है, इनके साथ हम एरोज भी लगा देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी 5 है, 5 डिपेंड करती है एक्टिविटी 2 पर, तो यहाँ पर हम एक्टिविटी 5 बना लेते हैं और ये डिपेंड करती है एक्टिविटी 2 पर। उसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 जो है वो एक्टिविटी 3 पर डिपेंड करती है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी 6 बनाते हैं और इसको 3 पर डिपेंड करा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिविटी 6 जो है वो एक्टिविटी 3 पर डिपेंड करती है, 7 भी 3 पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब हमने 7 भी बना लेनी है, इधर 7 बन गई और ये जो है डिपेंड करेगी एक्टिविटी 3 पर। जी स्टूडेंट्स, 7 भी एक्टिविटी 3 पर डिपेंड करती है और उसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी 8 जो 4, 5 और 6 पर डिपेंड करती है। ठीक है, हम एक्टिविटी 8 को हम यहाँ पर बना लेते हैं, इस जगह पर एक्टिविटी 8, ये 4, 5 और 6। ठीक है, 4, 5, 6 कंप्लीट होंगे। ये तीनों एक्टिविटीज़ 4, 5 और 6 जब कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर एक्टिविटी 8 जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है एक्टिविटी 9। 9 जो है वो एक्टिविटी 2 पर डिपेंड करती है, तो इसको भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स, ये जो है एक्टिविटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इस तरह से ना किसी भी प्रोजेक्ट को नेटवर्क की शेप दी जा सकती है। ठीक है, अभी हम इनिशियली जो है वो नेटवर्क जो बना रहे हैं ये जस्ट डिपेंडेंसी नेटवर्क है, कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसमें कोई सच अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे, आपको सिर्फ उसकी डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। एक फर्म है, व्हेन एन अकाउंटिंग फर्म ऑडिट्स अ कॉरपोरेशन, the first phase of the audit involves obtaining knowledge of the business. This phase of the audit requires the activities in the following table. ठीक है, उसकी जो फॉलोइंग टेबल में जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं। इनकी एक्टिविटीज़ हैं ABCDEFG, तो ये इनकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद इनके पास इनकी डिस्क्रिप्शंस हैं, इधर ये सारी आपको उसकी मैं कॉपी भी दे दूंगा। ठीक है, जिसमें ये सारी डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई होंगी और हर एक्टिविटी के इधर उसके इमीडिएट प्रीडिसेसर, जो आपको पहले मैंने बताया था उसके प्रीडिसेसर होते हैं और वो उनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, जिससे उनका डिपेंडेंसी नेटवर्क ड्रॉ होता है और उसके आगे उनकी ड्यूरेशन लिखी हुई है 3, 6, 14, 8, 4, 8, 9। तो ये सारा हमारे पास ये नेटवर्क बनाएंगे इसका, और इसका डिपेंडेंसी नेटवर्क बनाएंगे और फिर इसका हम क्रिटिकल पाथ भी फाइंड करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा एक्टिविटी के बारे में, जो अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश। ठीक है, ये 4 चीज़ें और उसका नेम और उसमें स्लैक, ये 4-5 चीज़ें हैं, ये किसी भी एक्टिविटी के ऊपर बनाई जाती हैं। उसको एक इस तरह से उसकी शेप दी जाती है। ठीक है, ये इस तरह करके यहाँ पर होता है अर्ली स्टार्ट, यहाँ पर होता है अर्ली फिनिश, यहाँ पर होता है लेट स्टार्ट, यहाँ लेट फिनिश, और ऊपर इसका नेम दे दें इसको जो भी नेम है इसका ABCDE, और नीचे इसमें हम कैलकुलेट करेंगे स्लैक। ठीक है, वो स्लैक क्या होते हैं, फ्लोट्स, जो लीनियर प्रोग्रामिंग में भी हमने स्लैक का कंसेप्ट हमने देखा था, वो स्लैक किस तरह से होते हैं। स्लैक्स में हम अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश का डिफरेंस इधर लिखते हैं और अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट का डिफरेंस इधर लिखते हैं, और अर्ली फिनिश और लेट फिनिश का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर लिखते हैं।
ठीक है। अगर तो ये ज़ीरो आएगा तो फिर वो एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी होगी। अगर उसमें कोई फ्लोट होंगे, यहाँ पर कोई स्लैक्स आएंगे, तो वो वैल्यूज़ इधर आएंगी, तो वो एक्टिविटी जिसके इधर कोई पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी वो एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी। ठीक है, ये हमारे पास किसी भी एक्टिविटी के लिए ये चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो अभी हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक ऑडिट फर्म है जिसने ऑडिट करना है। उसके लिए ये उन्होंने स्टेप्स हैं, ये उनकी स्टेप्स की डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद ये उनकी इमीडिएट प्रीडिसेसर हैं, इधर उनकी टाइम ड्यूरेशंस हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का जो सिंपल डिपेंडेंसी नेटवर्क अगर हम बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेगा। ए जो है एक स्टार्टिंग एक्टिविटी है, बी और सी जो हैं वो ए पर डिपेंड करते हैं, डी जो है वो सी पर डिपेंड करती है, ई जो है वो डी पर डिपेंड करती है, जो एक्टिविटी एफ है वो बी और ई पर डिपेंड करती है, और जो एक्टिविटी जी है वो एक्टिविटी एफ पर डिपेंड करती है। ये जो नेटवर्क, ये वाला जो नेटवर्क है इतना, ये वाला नेटवर्क इस एक्टिविटी का सिंपलेस्ट डिपेंडेंसी नेटवर्क है। इस नेटवर्क में अभी हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की हुई। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर, ये वाला, इसमें ये जो डिटेल्स हैं, इसका अगर हम सिंपल डिपेंडेंसी नेटवर्क बनाएंगे तो वो हमारे पास इस तरह से बनेगा। ठीक है, जिसमें ए स्टार्टिंग एक्टिविटी होगी और जी फिनिशिंग एक्टिविटी होगी, बी सी डी ई एफ जो हैं ये इंटरमीडिएटरी एक्टिविटीज़ होंगी। और अभी इस सारे डिपेंडेंसी नेटवर्क के ऊपर हमने अभी तक कोई कैलकुलेशन नहीं की। ठीक है, इसकी जो कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक्टिविटी ए को इस तरह इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। यहाँ पर उसका नेम लिखेंगे ए, यहाँ पर उसका अर्ली स्टार्ट टाइम लिखेंगे 0, प्रोजेक्ट 0 टाइम से स्टार्ट हो रहा है। एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन है वो है हमारे, एक्टिविटी ए की ड्यूरेशन है हमारे पास 3। यहाँ पर एक्टिविटी ए है और इस साइड पे आएंगे तो इसका जो प्रीडिसेसर है वो नन है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 है, 3 यूनिट्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हम 0 टाइम से स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी ए, इधर उसका नेम लिखेंगे, 0 टाइम से स्टार्ट करेंगे, 0 + 3 करेंगे तो ये इधर 3 आ जाएगा। और इस तरह से हम उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी जो बी है, बी को हम स्टार्ट करेंगे और फिर उस तरह से हम सी डी ई एफ जी ये सारी एक्टिविटीज़ बनाएंगे और उनको हम इसी तरह से चलाएंगे। उसमें सारी कैलकुलेशन आपको भी करके दिखाते हैं किस तरह से करेंगे। अब हमारे पास जो डिपेंडेंसी नेटवर्क था, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये था ए बी सी डी ई एफ और जी। इस नेटवर्क के लिए हमने एक्टिविटीज़, यहाँ पर मैंने एक मॉडल एक्टिविटी बनाई है, ऊपर उसका नेम लिखते हैं। ठीक है, इधर अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, और नीचे अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट का डिफरेंस इधर आएगा, अर्ली फिनिश और लेट फिनिश का डिफरेंस इधर आएगा। ठीक है, अब मैंने एक एक्टिविटी ए इधर बना ली, बी इधर बना ली, सी डी ई एफ और जी, ये मैंने एक्टिविटीज़ बना ली हैं। अब मैंने इनके बिल्कुल उसी तरह जैसे इसमें लिंक्स बने हुए हैं उसी तरह मैंने इनके लिंक्स भी आपस में ड्रॉ कर देने। ठीक है जी, जो एक्टिविटी बी है वो एक्टिविटी ए पर डिपेंड करती है, ये मैंने उसका एरो एक लगा दिया उधर। और जो एक्टिविटी सी है वो भी एक्टिविटी ए पर डिपेंड करती है, ये मैंने एक एरो इधर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एक्टिविटी डी है वो सी पर डिपेंड करती है, ये मैंने एक एरो इधर से यहाँ इस साइड पे किया। ई जो है वो डी पर डिपेंड करती है, इसका एक एरो मैंने इधर लगा दिया। और जो एक्टिविटी एफ है, एक्टिविटी एफ, दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन बी एंड सी बोथ। तो ये बी एंड ई, बी एंड ई, तो ये एक तो इसके ऊपर एरो आएगा बी से और दूसरा एरो इसके ऊपर आएगा ई से। ठीक है, तो ये मैंने ई से एक एरो निकाला और इसको ला के मैंने एफ के इधर कनेक्ट कर दिया। ई से एक एरो लेके उसको मैंने एफ के इधर कनेक्ट किया। और जो एक्टिविटी जी है वो डिपेंड करती है ओनली एफ पर, तो एक्टिविटी जी जो है वो डिपेंड करती है ओनली एफ पर, तो ये मैंने उसका भी एक कनेक्शन बना दिया। अब हमने ये कनेक्शंस, उसके डिपेंडेंसी नेटवर्क हमने बना लिया है। हमने इसकी जो एक्टिविटीज़ और उनकी ड्यूरेशंस को हमने फिल करना है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक्टिविटी ए चूँकि 0 टाइम से स्टार्ट करती है, एक्टिविटी ए स्टार्टिंग फर्स्ट एक्टिविटी है
और इसका जो प्रीडिसेसर है वो है नन, कोई नहीं है, और इसकी ड्यूरेशन है 3। तो इसको हम यहाँ पर किस तरह से फिल करेंगे डाटा को? अर्ली स्टार्ट टाइम इसका होगा 0 और 0 + 3 हो जाएगा 3। उसके बाद एक्टिविटी बी तब स्टार्ट करेगी जब एक्टिविटी ए कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका अर्ली स्टार्ट टाइम 3 आ जाएगा। एक्टिविटी सी तब स्टार्ट करेगी जब एक्टिविटी ए कंप्लीट हो जाएगी, इसका भी अर्ली स्टार्ट टाइम 3 आ जाएगा। अब एक्टिविटी बी का अपना टाइम कितना है, यहाँ पर हम देखते हैं। एक्टिविटी बी के लिए जो इसका अपना टाइम है ये ए पर डिपेंड करती है और इसका टाइम है 6। तो 3 + 6 ये हो जाएगा 9। और जो एक्टिविटी सी है इसका अपना टाइम जो है वो है 14 और 3 + 14 ये हो जाएगा 17। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो एक्टिविटी डी है, डी डिपेंड करती है एक्टिविटी सी पर। तो एक्टिविटी डी का जो अर्ली स्टार्ट टाइम है वो हो जाएगा 17 और एक्टिविटी डी का जो अपना टाइम इधर टेबल में गिवन है वो है 8। ठीक है। 17 + 8 मिलके ये हो जाएगा 25। तो एक्टिविटी ई का जो स्टार्टिंग टाइम है वो डी पर डिपेंडेंसी है, तो इसकी वजह से इसका जो टाइम होगा वो होगा 25, अर्ली स्टार्ट टाइम 25। और एक्टिविटी ई का जो अपना टाइम है वो है 4, 25 + 4 ये 29 हो जाएगा। अब हमारे पास एक एक्टिविटी एफ है जो 2 एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करती है, बी पर और ई पर। तो हमने इसमें देखना ये है कि इन दोनों में से जिसका टाइम जो अर्ली फिनिश टाइम है, बी का और ई का जो अर्ली फिनिश टाइम है, जिसका टाइम ज़्यादा होगा वो इसका स्टार्टिंग टाइम बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसका टाइम आ जाएगा 29। बी का अर्ली फिनिश टाइम है 9 और ई का अर्ली 6, बी का अर्ली फिनिश टाइम है 6 और ई का अर्ली फिनिश टाइम है 29। तो जो एफ का जो अर्ली स्टार्ट टाइम होएगा वो 29 होगा। ठीक है। जब एक्टिविटी बी और एक्टिविटी ई कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर एक्टिविटी एफ स्टार्ट हो सकेगी। तो इसलिए इन दोनों में से जो मैक्स टाइम होगा वो इसका स्टार्टिंग टाइम बनेगा। अब इसके स्टार्टिंग टाइम में एक्टिविटी एफ का अपना टाइम ऐड करेंगे। तो एक्टिविटी एफ का जो अपना टाइम है वो हम देख लेते हैं, वो है 8। तो 29 में 8 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 37। इसके बाद एक्टिविटी जी सिर्फ एक एक्टिविटी पर डिपेंड करती है, तो इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो 37 और एक्टिविटी जो जी है, एक्टिविटी जी का अपना टाइम जो है वो 9 यूनिट्स ऑफ टाइम है। तो 37 में अगर 9 को ऐड करें तो ये 46 बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने यहाँ से स्टार्ट किया 0 टाइम से। ए का टाइम हमने उसमें बनाया, फिर हमने बी, सी, डी, एफ, जी, एफ और जी का हमने टाइम कैलकुलेट किया। यहाँ पर आ गया 46। अब हमारे पास प्रोजेक्ट में जो फिनिशिंग नोड है वो है सिर्फ जी। तो हमने सिर्फ जी का टाइम जो है 46, ये अर्ली फिनिश टाइम उसका हमारे पास बन गया। ठीक है। ये वाली सैंपल मैंने नोड इधर बनाई हुई है, अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेट स्टार्ट टाइम, लेट फिनिश टाइम। तो जो प्रोजेक्ट की लास्ट वाली जो एक्टिविटी होती है उसका जो टाइम होगा यहाँ पर अर्ली फिनिश टाइम, वही उसका लेटेस्ट फिनिश टाइम भी बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो 46 बन जाएगा। ठीक है। 46 में से हम इसका अपना टाइम माइनस कर देंगे, लेटेस्ट फिनिश टाइम में से हम एक्टिविटी का टाइम माइनस करेंगे। तो इसका टाइम है 9, 46 - 9 तो ये बन जाएगा 37। अब एक्टिविटी एफ का जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो इसका जो प्रीडिसेसर है जी, ठीक है, इसका जो सक्सेसर है जी, एफ के लिए जो सक्सेसर है जी, जी का जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है वो इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम बनेगा। ठीक है, 37। और 37 में से हम
एफ का जो अपना टाइम है 8 वो माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 29। तो इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 29। यहाँ पर जो एक्टिविटी ई का जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो 29 हो जाएगा, और 29 में से हम एक्टिविटी ई का अपना टाइम माइनस करेंगे जो 4 है, तो ये 25 हो जाएगा। डी का यहाँ 25 हो जाएगा, और इसका अपना टाइम माइनस करेंगे तो बाकी ये 17 आ जाएगा। सी का जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो ये वाला टाइम इधर 17 हो जाएगा, और इसका अपना टाइम माइनस कर देंगे जो 14 है, तो इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम ए को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ए के लिए हमें बी और एफ, क्योंकि ए के जो सक्सेसर हैं वो बी भी है और एफ भी है, और तो इन दोनों सक्सेसर्स का जब तक ये वाला टाइम यहाँ पर और यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो जाता तब तक हम इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए अब हम उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्टिविटी एफ है इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम था वो 29 था। तो एक्टिविटी एफ जो है वो एक्टिविटी बी के लिए सक्सेसर है। तो एक्टिविटी बी जो है वो प्रीडिसेसर है एक्टिविटी एफ का। एफ के दो प्रीडिसेसर थे, ई और बी। इन दोनों में से बी के लिए एक इसका प्रीडिसेसर है एफ का, और दूसरा प्रीडिसेसर है ई। ई की कैलकुलेशन हो चुकी है, बी की हमने करनी है। जो एफ का यहाँ पर टाइम है 29, वही टाइम बी का इधर आ जाएगा 29। ठीक है, अब इसका अपना टाइम बी का है 3, तो 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे, 3 को 29 में से माइनस करके हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 26। अब ये 26 यहाँ पर आ गया 26, और इधर आ गया 3। तो इसमें से और इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी 26 और 3 में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो एक्टिविटी ए का लेटेस्ट फिनिश टाइम बनेगा। जो मिनिमम है 26 और 3 में से वो है 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 3 में से एक्टिविटी ए का अपना टाइम माइनस करेंगे। एक्टिविटी ए का अपना टाइम 3 है, वो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब हम सारे नेटवर्क की कैलकुलेशन कर चुके हुए हैं। ठीक है, हमने सिर्फ इनके स्लैक्स और फ्लोट्स, जिनको फ्लोट्स या स्लैक्स जिनको कहते हैं, वो हमने इनके कैलकुलेट करने हैं। 0 माइनस 0 इधर आ जाएगा 0, 3 माइनस 3 इधर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 26 माइनस 3, तो इधर आ जाएगा 23, यहाँ पर भी 23 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 0, 0, इधर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, 0, यहाँ पर भी 0, इधर भी 0, यहाँ पर आएगा 29 माइनस 29 0, 37 माइनस 37 0, 37 माइनस 37 0, 46 माइनस 46 इधर भी 0 आ जाएगा। अब जो एक्टिविटीज़ में तो स्लैक या फ्लोट जिसको हम कह रहे हैं ये 0 है, वो एक्टिविटीज सारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, ये वाली एक्टिविटीज़ ए सी डी ई एफ जी, तो ये एक पूरा पाथ बन जाता है। ए सी डी एफ डी ई एफ और जी, ये एक पूरा पाथ बनता है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ। ये वाला जो पाथ है जिसकी तमाम एक्टिविटीज़ का स्लैक 0 आ गया, इन एक्टिविटीज़ को हम कह देते हैं, जो ये पाथ बनाती हैं उस पाथ को हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ। ठीक है, और हमारे पास इस नेटवर्क में एक एक्टिविटी है जिसमें जो स्लैक है वो ग्रेटर देन 0 है, 23 है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये वाला जो पाथ है ए बी एफ और जी, ये वाला जो पाथ है ये क्रिटिकल पाथ नहीं है। अच्छा, ये वाली एक्टिविटी क्रिटिकल नहीं है जिसकी वजह से ये जो पाथ में आ रही है वो पाथ क्रिटिकल पाथ नहीं बन सकता। क्रिटिकल पाथ होता क्या है? क्रिटिकल पाथ एक ऐसा पाथ होता है,
किसी भी प्रोजेक्ट का जो क्रिटिकल पाथ ऐसा पाथ होता है जिसमें डिलेज पॉसिबल नहीं होते। अगर किसी क्रिटिकल एक्टिविटी जिसमें स्लैक ज़ीरो आ जाए, यहाँ पर जैसे ज़ीरो आ गया, अगर इसमें इस एक्टिविटी में डिले आएगा तो आपके प्रोजेक्ट का जो टोटल कंप्लीशन टाइम है 46 यूनिट्स ऑफ टाइम। ये यूनिट्स ऑफ टाइम मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये डेज में, आवर्स में, वीक्स में, किसी भी यूनिट के साथ ये आपको बताए गए हो सकते हैं। तो ये इसका जो कंप्लीशन टाइम है वो लेट हो जाएगा। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी दरमियान में जिसमें डिले आ जाए, सपोज कि ये 25 की बजाय 26 डेज में आप कंप्लीट करें किसी भी वजह से, तो यहाँ पर जो इसका कंप्लीशन टाइम होगा ये 46 से बढ़ जाएगा। अगरचे ये वाली जो एक्टिविटी है, अगर ये आप 3, इसका अर्ली स्टार्ट टाइम जो है वो 3 है और इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 26 है, इस एक्टिविटी में जितना मर्जी आप डिले कर दें, आप 3 डेज से स्टार्ट करेंगे। जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो उसका जो 3 डेज कंप्लीट हो गए या 3 यूनिट्स ऑफ टाइम कंप्लीट हो गए तो फिर ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। आप इसको 3 यूनिट्स ऑफ टाइम से लेकर 26 यूनिट्स ऑफ टाइम के तक आप इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास इसमें 23 डेज का स्लैक है, आप कुशन है, इसका मतलब आप 23 डेज इसको लेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 23 डेज से लेट करेंगे तो फिर भी आपका टाइम जो है वो प्रोजेक्ट का टाइम अपसेट हो जाएगा। तो लेकिन इस एक्टिविटी को आप 23 डेज तक आप लेट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ये स्लैक से हमें ये पता चलता है। तो इसी तरह से हम अभी जो आपको बता चुके हैं, इस प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है, प्रोजेक्ट का जो टाइम है वो है 46 डेज। ठीक है, 46 यूनिट्स ऑफ टाइम। 46 यूनिट्स ऑफ टाइम इसका जो है वो कंप्लीशन टाइम है इस प्रोजेक्ट का। और इसका जो क्रिटिकल पाथ है वो ACDEFG है। तो ये वाला प्रोजेक्ट था जिसमें एक ऑडिटिंग फर्म ने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उसके लिए जो स्टेप्स उन्होंने डिफाइन किए हैं, तो वो किस तरह से अपने स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे कि उनके प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन है वो हो जाए और उसमें कोई डिलेज ना आए। ठीक है, इसके बाद आपके लिए जो मैंने पहले एक ये वाली जो एक्टिविटी की थी जिसमें हमने सिर्फ एक डिपेंडेंसी नेटवर्क बनाया था इस तरह से। ठीक है, जिसमें 9 एक्टिविटीज़ हैं, 1 2 3 से लेकर 9 एक्टिविटीज़ तक। और इन 9 एक्टिविटीज़ की हमारे पास इधर टाइम ड्यूरेशन गिवन है। इसको हम डेज मान लेते हैं कि टाइम ड्यूरेशन का जो यूनिट है वो डेज में है। तो अब हम इसकी बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेशन करते हैं। इसका जो इस डिपेंडेंसी नेटवर्क को हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिविटी नेटवर्क में। इनको हम एक्टिविटीज़ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को हम एक्टिविटीज़ बनाएंगे और उसके ऊपर इसी तरह से नेटवर्क ड्रॉ करके उसकी सारी कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ जो मैं आपको बतानी भूल गया कि ये जो फर्स्ट हम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से और हम ये सारा नेटवर्क ड्रॉ करते हुए एंड तक आते हैं। पहले एंड तक आते हैं और ये 46 तक कैलकुलेशन करते हैं। नीचे वाली कैलकुलेशंस अभी हमने नहीं की, ये जो ऊपर वाली कैलकुलेशन हम करके यहाँ तक आते हैं इसको कहते हैं फॉरवर्ड पास कैलकुलेशंस। फिर उसके बाद हम नीचे यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं और बैकवर्ड हम सारी कैलकुलेशन करते हुए जा रहे हैं, इसको कहते हैं बैकवर्ड पास कैलकुलेशंस। ठीक है, अब हमने इसी नेटवर्क की जो आपको पहले जो नेटवर्क दिखाया था उसकी मैं अभी बनाऊंगा डायग्राम और उसमें सारी कैलकुलेशन आपके सामने भी आपके साथ करते हैं अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला जो नेटवर्क था, इस नेटवर्क को हमने एक्टिविटी नेटवर्क में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, ये एक्टिविटी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 और 6 7 8 और यहाँ पर है एक्टिविटी 9। ठीक है, अब हमने इनमें कैलकुलेशंस करनी है। यहाँ पर एक्टिविटी ए का जो स्टार्टिंग टाइम होगा वो होगा एक्टिविटी 1 का 0 और एक्टिविटी 1 का जो टाइम है वो है 4, तो 0 + 4 यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, तो एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी 4 जो हैं वो 1 पर डिपेंड कर रही हैं, तो यहाँ पर इनका जो टाइम है ये 4 आ जाएगा, इधर भी इसका टाइम 4 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एक्टिविटी जो 2 है, इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो 0 है क्योंकि इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है।
तो इसका अपना टाइम जो है वो 7 है, 0 + 7 इधर करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। एक्टिविटी 5 का जो स्टार्टिंग टाइम है वो 7 हो जाएगा और एक्टिविटी 9 का भी स्टार्टिंग टाइम 7 हो जाएगा। अब हमारे पास एक्टिविटी जो 3 है, एक्टिविटी 3 ये ऊपर जगह नहीं थी पेज के ऊपर ना, तो ये मैंने थोड़ा सा ना इधर करके लिख दिया साइड पे एक्टिविटी का नेम। एक्टिविटी 3 का जो अपना टाइम है, टाइम ड्यूरेशन, वो है इसकी 8, तो 4 + 8 यहाँ पर 12 आ जाएगा। और एक्टिविटी 4 का जो अपना टाइम है वो है 3, तो एक्टिविटी 4 का अपना टाइम है 3, तो 4 + 7, 4 + 3 7 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी 5 है। एक्टिविटी 5 का जो अपना टाइम है वो है 9, तो 7 + 9 यहाँ पर 16 आ जाएगा। उसके बाद एक्टिविटी 9 का जो अपना टाइम है वो है 5, तो 7 + 5 यहाँ पर आ जाएगा 12। अब हमारे पास एक्टिविटी है 6, 7 और 8, तो 9 की हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। 6 जो है इसका जो प्रीडिसेसर है वो है एक्टिविटी 3, तो जो 3 का यहाँ पर टाइम होगा वो इसका स्टार्टिंग टाइम बनेगा। 6 का जो अपना टाइम है वो है 5, तो 12 + 5 यहाँ पर 17 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी है 7, 7 का जो यहाँ पर प्रीडिसेसर है वो है एक्टिविटी 3, तो 3 का ये वाला टाइम जो अर्ली फिनिश टाइम है वो इसका अर्ली स्टार्ट टाइम बन जाएगा 12। और एक्टिविटी 7 का जो अपना टाइम है वो है 2, 12 + 2 इधर आ जाएगा 14। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी है 8। 8 जो है इसके जो प्रीडिसेसर हैं वो मल्टी प्रीडिसेसर हैं, 4, 5 और 6। ठीक है, ये आपको एरोज में नज़र भी आ रहे होंगे, इसके साथ कंफ्यूज ना हो जाएं, इसको मैं हटा दूं। तो एक्टिविटी 8 के जो प्रीडिसेसर हैं वो हैं 4, 5 और 6। इनमें से जिसका टाइम सबसे ज़्यादा होगा, अर्ली फिनिश टाइम जिसका सबसे ज़्यादा टाइम होगा, वो वाला टाइम इसका अर्ली स्टार्ट टाइम बनेगा। तो 4, 5 और 6 में से यहाँ पर 7, 16 और 17 में से यहाँ पर आएगा 17। ठीक है, तो एक्टिविटी 8 का जो अपना टाइम है वो है 6, तो 17 + 6 यहाँ पर हो जाएगा 23। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल आपको करके दिखाने का पर्पज़ ये है कि हमारे प्रोजेक्ट में यहाँ पर कितने नोड्स हैं जिन पर प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो रहा है। एक है एक्टिविटी 8, एक है एक्टिविटी 7 और एक है एक्टिविटी 9। इन एक्टिविटीज़ के आगे कोई एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं हो रही, ये एंडिंग एक्टिविटीज़ हैं।